एवरीवन, वेलकम टू एक्सलेंट मेंटर्स। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईयर 2020 का फिजिक्स का प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्विंग करेंगे हम लोग इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? डिफाइन मूवमेंट ऑफ फोर्स। आपको सिंपली इसकी डेफिनेशन लिखनी थी, तो मैंने यहाँ मेंशन करी हुई है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टर्निंग इफेक्ट भी कहते हैं। ये क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द perpendicular distance of the line of action of force. That means अगर suppose ये आपका बार है और ये यहाँ से pivoted है और आप इस पे इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं, so this will become our line of action of force. तो ये जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है यानी टॉर्क इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट फोर्स। आप जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, लेट अस सपोज ये डी है, इसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो यही आपकी डेफिनेशन बनती है और ये मेंशन करी हुई है। एंड द एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो ये क्या होता है? इट इज 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ डाइन सेंटीमीटर। ये रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, डिफाइन अ किलोवाट आवर। किलोवाट आवर क्या होता है? तो 1 किलोवाट आवर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम व्हेन अ डिवाइस ऑफ पावर किलोवाट इज यूज्ड फॉर एन आवर। मतलब अगर कोई डिवाइस है उसको आप 1 आवर के लिए यूज़ कर रहे हो, जो भी उसकी रेटेड वोल्टेज पे, और वो 1 किलोवाट की पावर कंज्यूम कर रहा है, तो इट इज़ नोन एज 1 किलोवाट आवर। वैसे ये मैं आपको बता दूँ, इट इज़ अ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, ये पावर की कॉमर्शियल यूनिट होती है, इसी पे आपका जो बिल वगैरह आता है। नेक्स्ट है, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू जूल। तो ये जूल से कैसे रिलेटेड होती है? तो इसका फॉर्मूला होता है 1 kWh यानी 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, व्हाट इज द वर्क डन बाय द सैटेलाइट एट एनी इंस्टेंट। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, वर्क डन आपका जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है कि आपका देखिए जो सैटेलाइट होता है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है और इसको इसके लिए फोर्स जो मिलता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से मिलता है। तो फोर्स इज हेयर एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज हेयर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल सिंस 90 डिग्री का बनता है, दैट इज वाई यहाँ पे वर्क डन आपका 0 होता है। तो आप इसका रीजन भी यही लिखेंगे, बिकॉज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 हेयर, दैट इज वाई वर्क डन इज 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ लीवर शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। सो देखिए, एफर्ट यहाँ पे बीच में है और फुलक्रम एंड लोड आपके साइड बाई साइड है। जब एफर्ट बीच में होता है तो ये आपका कौन सा लीवर बनता है? इट इज क्लास 3rd लीवर। ठीक है, ये हमारा क्लास 3rd का लीवर है। अब क्या पूछा हमसे, हाउ इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द अबव लीवर। देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है लीवर्स के लिए? एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। ठीक है, सो अगर आपको यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाना है तो सिंपली आप एफर्ट आर्म को इंक्रीज कर दीजिए। एफर्ट थोड़ा यहाँ से लगाइए तो एफर्ट आर्म इससे इंक्रीज हो जाएगी। एफर्ट आर्म इंक्रीज होगी तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तो आपका इसका आंसर बनेगा इंक्रीज द लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म। ठीक है, ये बनेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच व्हेन केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इजी आपका बैटरी या सेल व्हेन इट इज इन यूज। ठीक है, आपको ये पूरा मेंशन करना पड़ेगा, बैटरी और सेल व्हेन इट इज इन यूज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू साउंड एनर्जी, ये तो सिंपल है, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में आपका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, अ क्रेन ए लिफ्ट्स अ हेवी लोड इन 5 सेकेंड्स whereas crane B does the same work in 2 seconds. Compare the power of crane A to the crane B. ठीक है, पावर कंपेयर करना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम। ठीक है,
तो अगर हम ए वाले के लिए बात करें, पी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी ऑफ ए एंड पावर ऑफ बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय टाइम ऑफ बी। वर्क दोनों का सेम है इसलिए मैंने वहाँ पे ए भी मेंशन नहीं किया है। तो चलिए लिख लेते हैं, पी ए इज इक्वल्स टू वर्क ऑफ टाइम ऑफ ए इज 5 सेकेंड्स एंड पी बी इज इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम ऑफ सेकेंड वाला दैट इज 2 सेकेंड। अब इनका रेशियो लेना है, यानी पी ए रेशियो पी बी विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय 5 रेशियो डब्ल्यू बाय 2। ये डब्ल्यू से ये डब्ल्यू कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो रेशियो बनेगा 2:5, यानी इस वाले आंसर का क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा 2:5। ठीक है। नेक्स्ट है, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ द रे टिल इट इमर्जेस आउट ऑफ द स्लैब। सो चलिए देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनेगा। आपको ये सिंपली एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाना है और आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन में आपकी जो रे ऑफ लाइट होगी बिल्कुल स्ट्रेट विदाउट डेविएट हुए स्ट्रेटली निकल जाएगी, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे बोला है कि नॉर्मली गिरती है। ठीक है, तो इसका डायग्राम ऐसे रहेगा। आप चाहे तो ये सब मेंशन कर सकते हैं कि ये आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है, एंड ये आपकी इमर्जेंट रे है। ठीक, चलो नेक्स्ट है, कंप्लीट द पाथ ऑफ द मोनोक्रोमैटिक रे ए बी इंसिडेंट ऑन द सरफेस पी क्यू ऑफ द इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म पी क्यू आर। ओके, सो इस डायग्राम को हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए ये कैसे होगा, ये इतना आपको दिया हुआ है, फिर आपको इसको बेंड कराना पड़ेगा टूवर्ड्स नॉर्मल, बिकॉज आपकी रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है। देन यहाँ पे आपको एक और नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा और उसको ऐसे बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट डायग्राम होने वाला है। चाहिए तो लेबलिंग वगैरह नेम मेंशन कर सकते हैं। और ये आपकी सेम इंसिडेंट रे होगी, ये वाली आपकी होगी रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस विल बी इमर्जेंट रे। ठीक है, एंड आप चाहे तो इसको ऐसे यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन वगैरह भी शो कर सकते हैं। वैसे इसकी इतनी नीड नहीं है, बिकॉज इसमें हमें सिर्फ इस रे का पूरा पाथ दिखाना था, तो बस ये इतना बन जाएगा आपका। ठीक है, ये इसकी इतनी नीड नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इन ऑर्डर टू गेट एन इनलार्ज्ड रियल इमेज। तो इनलार्ज और चाहिए और रियल चाहिए, तो इसके लिए जो हमारी पोजीशन होगी वो होगी बिटवीन एफ एंड 2f। ठीक है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में रखेंगे तो हमें इनलार्ज और रियल इमेज मिलेगी। इनलार्ज वर्चुअल इमेज के लिए हमारा क्या हो जाएगा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ओ और मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ठीक है, a pond appears to be 2.7 meter deep if the refractive index of water is 4/3, find the actual depth of the pond। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखिए फॉर्मूला इसमें होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। ठीक है, सो हमें इसमें अपैरेंट डेप्थ दे करके रखा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे करके रखा है, तो पुट कर देते हैं 4/3 इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन 2.7, इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 इंटू 2/2.7 इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ, 3 से कैंसिल किया 0.9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी रियल डेप्थ हो जाएगी 3.6 एंड इट वाज इन मीटर, तो 3.6 मीटर विल बी द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, द वेवलेंथ्स फॉर द लाइट ऑफ रेड एंड ब्लू कलर्स आर नियरली दिस एंड दिस। ओके, रेड की ज़्यादा है, ब्लू की कम है एज वी नो। विच कलर हैज़ द ग्रेटर स्पीड इन अ वैक्यूम एंड विच कलर हैज़ अ ग्रेटर स्पीड इन अ ग्लास। देखिए इसके लिए आपको ये रिलेशन मालूम होना चाहिए, जो स्पीड होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ठीक है, ये कहाँ से आता है, इट इज़ बाय द फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू एफ इनटू लैम्डा। इससे आपने रिलेशन पढ़ा होगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ। सो किस कलर की लाइट की वेवलेंथ हमारी ज़्यादा है, रेड कलर की, सो इसका आंसर बनेगा रेड। ग्लास हो या कोई भी मीडियम हो, सब में सेम ही रहता है, तो दोनों का आंसर आपका होगा रेड। चाहे वो आपका ग्लास में चल रही हो लाइट या वैक्यूम में चल रही हो लाइट, आपकी जो स्पीड होगी वो रेड कलर की लाइट की मैक्सिमम होगी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम mean position and time for a body executing free vibrations in a vacuum। ठीक है, चलिए देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। आपको सिंपली ऐसे बना लेना है और इधर लिख दीजिए प्लस ए, इधर लिख दीजिए माइनस ए। मेक श्योर कि ये इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे हो। ठीक है, मैंने अंदाजे से बना दिया है, बट फिर भी आप एग्जाम में बनाएंगे तो मेक श्योर कीजिएगा कि ये दोनों डिस्टेंस बिल्कुल परफेक्टली इक्वल हो। ठीक है, और इस साइड हम लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट एंड हियर वी राइट टाइम। बस आपको फिर यहाँ से आपकी वेव दिखा देनी है, क्योंकि फ्री वाइब्रेशंस में आपके जो भी ऑसिलेशंस होते हैं, जो भी एम्पलीट्यूड होता है वो डिक्रीज नहीं होता है विद द टाइम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या था। अ साउंड वेव ट्रैवलिंग इन अ वाटर हैज अ वेवलेंथ 0.4 मीटर। इन दिस केस ऑडिबल इन एयर, द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज दिस। ठीक है, हमें स्पीड दिया है एंड वेवलेंथ दिया है और हमसे ये पूछा है कि क्या ये जो साउंड होगी वो ऑडिबल होगी कि नहीं। ठीक है, देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि इस साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी रेंज से ही हम लोग बता सकते हैं कि साउंड ऑडिबल है या नहीं। सो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। तो इसमें हमें साउंड की स्पीड दी थी 1400 मीटर पर सेकेंड एंड वेवलेंथ हमारा क्या था 0.4 मीटर। ठीक है, वेवलेंथ वॉज 0.4 मीटर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो v हमारा है 1400, फ्रीक्वेंसी वी हैव टू फाइंड इनटू 0.4, कैंसिल करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो f इज इक्वल्स टू 1400 बाय 0.4, डेसिमल हटेगा, 0 बढ़ेगा, कैंसिल किया 3 टाइम्स 5 टाइम्स एंड 0 0, यानी कि हमारा फ्रीक्वेंसी जो आ गई 3500 हर्ट्ज आई है। ठीक है, एंड एज वी नो जो हमारी ऑडिबल रेंज होती है इट लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, इस रेंज में होती है और ये साउंड भी उसी रेंज के अंदर ही लाई कर रहा है। सो ये साउंड हमारी ऑडिबल होगी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यस, दिस साउंड विल बी ऑडिबल इन एयर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था हमारा, व्हाई डज स्टोन lying in the sun get heated up much more than water lying for the same duration of time। देखिए इसका रीज़न होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये मैंने मेंशन भी किया है कि जो स्टोन होता है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। ठीक है, वाटर की अच्छा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है, इट इज़ अबाउट 4.2 जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, ये वाली आपकी होती है सॉरी पर ग्राम, पर 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन, ये रहती है आपकी वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो काफ़ी ज़्यादा होती है। बट स्टोन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज कंपेयर टू वाटर काफ़ी कम होती है। तो क्वेश्चन पहले मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन ये था कि स्टोन जो है वो ऐसे नॉर्मली रखा है सन के डायरेक्टली हीट में तो वो जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन अगर उसको पानी में रख दिया जाता है तो उसको गर्म होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसका रीज़न ये है कि जब वो ऐसे नॉर्मली रखा होगा तो वो डायरेक्टली हीटेड अप हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो वो डायरेक्टली बहुत जल्दी हीट हो जाएगा। बट अगर उसको पानी में रख दिया तो पानी पहले क्या होगा, पहले पानी गर्म होगा, उसके बाद जाके आपका हीट वो स्टोन जो होगा वो हीट होगा। तो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए उसको हीट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, एंड जब ऐसे नॉर्मली रखा होता है तो वो जल्दी हीट हो जाता है। तो यही आपका रीज़न हो जाएगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्टोन की बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। अगर हम दोनों को सेम हीट ही सप्लाइड करेंगे तो स्टोन जो होगा ज़्यादा तेज़ी गर्म होगा एज़ कम्पेयर जब वो पानी में रखा होगा। ठीक है, यही इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वाई इज इट नॉट एडवाइजेबल टू यूज अ पीस ऑफ कॉपर वायर एज फ्यूज वायर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए कॉपर वायर इसलिए नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एंड रेजिस्टेंस लो होता है, तो जो करंट हो जाएगी वो इसमें फ्लो कर जाएगी बिना मेल्ट हुए। ठीक है, वायर जब मेल्ट नहीं होगा तो फ्यूज़ को जो हमारा मेन मोटिव है जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि वायर मेल्ट हो जाए और हमारे अप्लायंस सेफ हो जाए,
तो कॉपर डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो मेल्ट ही नहीं होगा, और अगर मेल्ट नहीं होगा तो हमारे जितने भी अप्लायंस है वो सारे खराब हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ठीक है, सिंपल है। पहले आप यहाँ से देखिए, तो जब करंट यहाँ से पास होगी तो वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, इसमें और इस वाले में, 3 ओम वाले में और 6 ओम वाले में। तो ये दोनों आपके रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है। तो इनका पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। आर 1/RP इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6, तो आपका आंसर बनेगा 2 + 1 यानी कि 3/6 विच इज इक्वल्स टू 1/2, यानी कि जो पैरेलल रेजिस्टेंस आ गया आपका 2 ओम आ गया। ठीक है, यानी जो करंट होगी वो 3 और 6 में से नहीं, इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम में से पास होगी। अब हम देख रहे हैं 2 ओम और 5 ओम हमारे किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो अब हमारा जो टोटल सीरीज का रेजिस्टेंस आएगा इट इज 2 ओम प्लस 5 ओम दैट इज 7 ओम। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, टोटल रेजिस्टेंस निकालना था, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 7 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, दो मेटालिक ब्लॉक्स दिए थे, P and Q has the mass in the ratio 2:1, आर्क सप्लाइड विद द सेम अमाउंट ऑफ हीट, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की जा रही है, और दोनों में जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो भी सेम डिग्री से राइज हो रहा है। कंपेयर देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। ओके, चलिए देखिए, दोनों में जो हीट एनर्जी का सप्लाइड है वो सेम है। सो Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाइड होगा। Q इज इक्वल्स टू पहला वाला ब्लॉक है जो हमारा M A, उसका मास सपोज कर लीजिए मास ऑफ A इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CA इंटू डेल्टा T। ठीक है, सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, M B इंटू CB इंटू डेल्टा T। दोनों में मैंने डेल्टा टी में ए और बी इसलिए नहीं लगाया बिकॉज दोनों में सेम डिग्री से टेम्परेचर का राइज हो रहा है। ठीक है, अब दोनों की हीट एनर्जीज क्या है, सेम है, दोनों में सेम हीट एनर्जी सप्लाई करी, तो ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग इक्वल में रख के इक्वेट कर देंगे। तो एम ए इंटू सी ए इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एम बी इंटू सी बी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, और मास ए ऑफ मास बी हमें दिया हुआ है, इट इज 2:1। ठीक है, सो इसको सपोज कर लेते हैं, ये 2x है इंटू सी ए इज इक्वल्स टू 1x इंटू सी बी, और हमें स्पेसिफिक कैपेसिटीज का रेशियो निकालना है। तो सी ए बाय सी बी इज इक्वल्स टू 1x बाय 2x, x to x कैंसिल, यानी जो हमारा रेशियो बन जाएगा वो फाइनल 1:2 होगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सपीरियंस अ फोर्स, what should be the angle between the magnetic field and the length of the conductor so that the force experience is 0 and maximum। देखिए, जब आपका वायर ऐसे होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे होगा, तब उस समय इस पे जो फोर्स लगेगा वो 0 लगने वाला है। तो इस कंडीशन, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 0 डिग्री। और अगर हम वायर को ऐसे ना रखें, ऐसे रख दें इस तरीके से, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इट इज 90 डिग्री। ठीक है, मैक्सिमम के लिए आपको 90 डिग्री एंगल बना के रखना है एंड मिनिमम के लिए 0 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अ न्यूक्लियस दिस ऑफ एन एलिमेंट एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, ठीक है, फॉलोड बाय अ बीटा पार्टिकल। जो फाइनल न्यूक्लियस बनेगा y बनने वाला है, और हमें a और b की वैल्यू निकाली है। ठीक है, लिख ले रहे हैं इसको, क्या था, x 20284, ओके, x 202 एंड 84। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा ये पेरेंट से डॉटर न्यूक्लियर x डैश मान लीजिए, तो एटॉमिक नंबर जो होता है हमारा वो 2 से डिक्रीज होता है, यानी कि 82, और जो मास नंबर होता है वो 4 से डिक्रीज होता है। 202 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो दैट इज 198, और प्लस में यहाँ पे हम एक बीटा पार्टिकल, सॉरी अल्फा पार्टिकल लिख देंगे 2He4। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या था, अल्फा पार्टिकल के बाद एक बीटा पार्टिकल भी निकल रहा है। ठीक है,
एक बीटा पार्टिकल निकल रहा है और हमारा जो न्यूक्लियस बन जा रहा है वो वाई बन जा रहा है। बीटा पार्टिकल का सिंबल बनेगा हमारा -1 0। देखिए जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो हमको एटॉमिक नंबर में 1 ऐड करना होता है, तो ये बन गया हमारा 82 + 1 83 और मास नंबर एज इट इज रहता है। सो ये जो ऊपर वाला है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। सो बी की वैल्यू हो गई 198 और ए की वैल्यू हो गई 83। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द डायग्राम गिवन बिलो शोज अ लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट आई, व्हाट इज द मैग्नेटिक नेचर ऑफ द लूप दैट असेस अस। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आई थिंक आपको डायग्राम दिख रहा होगा तो ये यहाँ पर एक सेल लगी हुई है जिसमें ये ग्रेटर लाइन है और ये स्मॉलर वाली लाइन है, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट पॉजिटिव टर्मिनल एंड इट रिप्रेजेंट नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे एक रेओस्टैट भी लगा हुआ है। सो करंट हमारी यहाँ से निकलेगी और ये इस तरीके से इस लूप में ट्रैवल करते हुए जाने वाली है। ठीक है, सो अगर हम देखें तो करंट हमारे सामने जो फेस है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, जब क्लॉकवाइज होता है तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये बन जाएगा साउथ पोल। ठीक है, सो जो हमारे फ्रंट में लूप है इट विल बिहेव एज अ साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, सो ये साउथ पोल के जैसे बिहेव करेगा जो लूप हमारे साइड है, इसका आंसर ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू द डायग्राम हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग, आंसर हो जाएगा हमारा बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। और करंट आप कैसे इंक्रीज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे मैंने पहले बताया था रेओस्टैट लगा है, तो विद द हेल्प ऑफ रेओस्टैट, रेओस्टैट की हेल्प से हम लोग करंट को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था हमारा, फिगर शोज बिलो अ सिंपल पेंडुलम। ओके ठीक है, ये है डायग्राम। मास दिया हुआ है इस पेंडुलम का 200 ग्राम, इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन ए एंड एक्सट्रीम पोजीशन आपकी बी है। हमें कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एट द पोजीशन ए, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बोला है कि 0 है। ठीक है, एंड पोजीशन बी द पेंडुलम रेस्ट इज 5 मीटर। ठीक है, ये तो दिख रहा है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट द पोजीशन बी, बी पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपको पोटेंशियल एनर्जी का, इट इज mgh। मास ऑफ द बॉब इज 200 ग्राम्स में है, केजी में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड कर दीजिए, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मेंशन्ड है 10 रखना है हमको, एंड हाइट इज 5। ठीक है, कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, एंड 2 5 10। सो हमारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से कितनी आ गई, 10 जूल। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी सेम होती है। सो पॉइंट बी पे क्या होता है, जैसे कि आप जानते होंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है जो कि हमने कैलकुलेट करी थी, कितनी थी, 10 जूल, एंड काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। ठीक है, सो अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो हमारी आ जाती है मैकेनिकल एनर्जी विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 10 जूल। और हर पॉइंट पे क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से हर पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी सेम होती है, सो यहाँ पर आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी सी पर भी कितनी बनेगी, 10 जूल ही बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉब एट द पोजीशन ए व्हेन रिलीज फ्रॉम बी। देखिए जब बी से रिलीज करेंगे तो जो भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी विच विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और सारी की सारी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि 0 है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो ही रहा है। सो यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज हाफ mv², एंड काइनेटिक एनर्जी वही होगी जो हमारी वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे रखेंगे 10 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू मास हमारा 200 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यही फाइंड करना है। चलिए कैंसिल कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये बन गया 20, इधर चला जाएगा आपका 200 इज इक्वल्स टू, यस 200 इज इक्वल्स टू v², एंड अगर v निकालेंगे तो v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 200, 200 का रूट करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 10√2। ठीक है,
सो वेलोसिटी इज 10√2 मीटर पर सेकेंड, ये रहने वाली है हमारी। आई होप हाफ इंटू 200,000 डिवाइड किया, ओ एक मिस्टेक हो गई, सॉरी, यहाँ पे ये 2 से 2 मैंने कैंसिल करना भूल गया था, ठीक है, चलो आ गया इसका आंसर। यहाँ पे आपका देन इट विल बिकम 100 एंड 100 का रूट करेंगे, सो हमारा आंसर जो हो जाएगा 10, ठीक है। सो फाइनल आंसर आपका बनने वाला है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, विथ रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ एक्शन हाउ डज अ सेंट्रीपिटल फोर्स डिफर फ्रॉम अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए दोनों की डायरेक्शंस जो होती हैं ऑपोजिट होती हैं, ठीक है, दोनों ही फोर्स हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होते हैं। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो किधर की ओर एक्ट करता है, इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, एंड जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है वो लगता है अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो आपको यही मेंशन करके बताना है इसमें, दे बोथ एक्ट इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन, और सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ एंड सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर। नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स the form of action and form of reaction of centripetal force, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं वो सेम बॉडी पर एक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो दोनों सेम बॉडी पर एक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इनके मैग्नीट्यूड का रेशो होता है 1:1, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुलिस हैज वेलोसिटी रेशियो 4, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ द सिस्टम इंडिकेटिंग पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, सब कुछ बताना है इसमें। देखिए इसका सिंपल डायग्राम होता है, ये आपका रिजिड सपोर्ट हो गया, इस सपोर्ट से आपको यहाँ पे 2 पुलिस बनानी है, यहाँ से हुक, और यहाँ पे आपकी 2 पुलिस और बन जाएंगी, एंड यहाँ से आपको एक लोड को सस्पेंड करना है टूवर्ड्स डाउनवर्ड, एंड फिर यहाँ से आपको थ्रेड डालनी होगी इस तरीके से, एंड ये सामने वाले हुक में ऐसे बांध देंगे, ठीक है। सो इस तरफ यहाँ पे एफर्ट लग रहा होगा, इसको एक टेंशन फोर्स इधर बैलेंस करेगा, यहाँ पे आपका एक टेंशन, इस साइड एक टेंशन मेंशन करना है, इधर एक टेंशन एंड इस साइड, ठीक है, टोटल 4 टेंशन बनेंगे, और ये इधर आपको ये लोड बना देना है, ठीक है। इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी रेशियो इफ द वेट ऑफ द मूवेबल ब्लॉक इज डबल्ड। देखिए वेलोसिटी रेशियो जो होती है किसी भी मशीन की वो फिक्स्ड हो जाती है, वो चेंज नहीं होती है। वेट बढ़ाने से या उसको कुछ भी करने से हमारा मैकेनिकल एडवांटेज चेंज होगा, वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होगा। सो नो, द वेलोसिटी रेशियो विल नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, द वेलोसिटी रेशियो विल रिमेन सेम, ठीक। चलिए सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था, A diver in water looks obliquely at an object AB in air. So here is our diver, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पर, वो इस वाटर के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। सो पहला क्वेश्चन क्या था, डज द ऑब्जेक्ट अपीयर टॉलर, शॉर्टर और द सेम साइज। हमें पता है जब हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में देखते हैं, इस कंडीशन में जो हमें ऑब्जेक्ट होता है वो कैसा दिखता है, टॉलर दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, शो द पाथ ऑफ 2 रेज AC एंड AD स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट as it travel towards the diver in water and hence obtain the image of the object। ओके ठीक है, आपको ये डायग्राम पूरा कंप्लीट करना है। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, सिंस इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो ये जो रे ऑफ लाइट होगी हल्की सी बेंट होगी टूवर्ड्स नॉर्मल, यहाँ पे भी आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, और ये वाली रे भी आपकी हल्की सी बेंट होगी टूवर्ड्स नॉर्मल, और ये जो बेंट हुई है इन्हीं दोनों रेस को आपको एक्सटेंड करके पीछे की ओर मीट कराना है। सो दे विल मीट एट अ पॉइंट, और इसी पॉइंट पे आपकी इमेज बनेगी जिसको आपको आई से डिनोट करना है, ठीक है। सो यहाँ से दिख रहा है हमें ऑब्जेक्ट टॉलर दिखेगा, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे AB थ्रू द ग्लास प्रिज्म इन PQR टिल इट
इमर्जेस आउट। आपको ये पूरा रे डायग्राम इसमें कंप्लीट करना है और क्रिटिकल एंगल हमें 42 गिवन है, ठीक है। यहाँ से ए बी एक रे जा रही है, ऐसे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी विदाउट डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 90, ये वाला एंगल, ये ना 30 है, ये 90 है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा आपका कितना बन जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। 60 हो गया। अब यहाँ पे इस वाली जगह पे अब हमको कैलकुलेट करना है 90 + 60 150। सो ये वाला जो हमारा एंगल हो गया, ये हो गया हमारा कितना 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमें नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है, ये 90 का होता है, 90 में से 30 इधर चले गए तो ये कितने का हो गया आपका 60 का, ठीक है। अब सिंस ये 60 पे स्ट्राइक कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, तो यहाँ पर ये क्या करेगी, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। ये भी कितने से रिफ्लेक्ट करेगी, आपकी एंगल कितना बनेगा 60, ठीक है। यहाँ 60 है तो यहाँ ऑब्वियसली कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ये 30 + 30 60, तो ये पूरा एंगल आपका कितने का बन जाएगा, ये पूरा एंगल आपका हो जाएगा 120 का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो इधर का पार्ट कितना हो गया 90, तो ये वाला जो छोटा सा एंगल बना है ये कितने का हो जाएगा हमारा 30, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 30 बन रहा है, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ये बाहर निकल जाएगी और थोड़ा सा आपको नॉर्मल से अवे बनाना है, तो ये आपका रे का पाथ रहने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इंसर्टेड नहीं, इन्वर्टेड इमेज एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, आइडेंटिफाई द लेंस। देखिए इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो इन्वर्टेड हमारी किस लेंस में बनती है, तो वो होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, क्योंकि कॉनकेव में तो हमेशा इरेक्ट बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाउ फार इज द लेंस प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसमें निकालनी है। सो क्वेश्चन ये है कि ये लेंस है, इस लेंस की फोकल लेंथ हमको दे करके रखी है 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस में लेंगे, और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज हमेशा इस साइड बनती है। यहाँ पर हमें ये डिस्टेंस दी है कितनी 60 सेंटीमीटर राइट साइड में, हमसे पूछा है कि u कितना होगा, मतलब ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, u निकालना है। तो बस सिंपली हमें लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। f हमारा कितना है 20, v है 60 माइनस 1/u, इस दोनों को इधर उधर शिफ्ट करेंगे तो 1/u इज इक्वल्स टू 1/60 माइनस 1/20। सो एलसीएम लेंगे 60 बन जाएगा 1 माइनस 3, ये हो गया हमारा माइनस 2/60, कैंसिल किया कितना आ गया -1/30, ठीक है। सो u की वैल्यू हमारी हो जाएगी -30 सेंटीमीटर, ठीक। ये सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा 30 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट है कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारा होता है m इज इक्वल्स टू v/u। सो v की वैल्यू हमारी क्या थी 60 थी, एंड u हमारा कितना आया था माइनस का 30, सो हमारा आंसर बन गया यहाँ पे -2, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन इज 2 एंड माइनस हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी इमेज है वो इन्वर्टेड है, ठीक है, इन्वर्टेड है, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेम द सिस्टम विच इनेबल्स अस टू लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स बाय ट्रांसमिटिंग अल्ट्रासोनिक वार्स एंड डिटेक्टिंग द रिफ्लेक्टिंग इम्पल्स। ओके, सो ये वाला आपका जो सिस्टम होता है इट इज सोनार, ठीक है। फुल फॉर्म आई होप आप जानते होंगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर अकॉस्टिकली मेजरेबल क्वांटिटीज रिलेटेड टू पिच एंड लाउडनेस, ठीक है। सिंस देखिए पिच और लाउडनेस आर सब्जेक्टिव क्वांटिटीज, ठीक है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता, तो हम लोग मेजर क्या करते हैं, हम लोग मेजर करते हैं पिच पे मेजर कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी साउंड की, ठीक है, और लाउडनेस में हम लोग मेजर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ड्यूरिंग द डे। सो पहला क्वेश्चन था क्लाउड्स अपीयर वाइट, क्लाउड्स हमें वाइट क्यों दिखते हैं। सो रीजन इज डिफरेंट कलर्स आर स्कैटर्ड बाय डिफरेंट अमाउंट्स, अलग अलग कलर अलग अलग अमाउंट से स्कैटर होते हैं
However, at noon, light has to travel a relatively short distance. नून के समय 12 और 12 o'clock पे आपका क्या होता है, जो सन होता है वो हमारे सर पे होता है, उस समय डिस्टेंस सबसे मिनिमम होती है. सो short distance to reach earth and therefore all colors are scattered almost equally and therefore the sky appears mostly white. So सारे कलर equally ही scatter होते हैं जिसकी वजह से हमें white दिखता है cloud. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, स्काई अपियर्स ब्लू. हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है, देखो. व्हेन अ वाइट लाइट फ्रॉम सन एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इट गेट्स स्कैटर्ड अवे ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स. जितने भी हमारे एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं, एयर हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, तो उनकी वजह से क्या होता है, वाइट लाइट हमारी स्कैटर होती है. सिंस ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है सबसे मिनिमम होती है, जिसकी वजह से ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है. सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग आपकी ब्लू कलर की होती है, जिसकी वजह से हमें स्काई जो है वो ब्लू नज़र आती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हेन आर ट्यूनिंग फोक वाइब्रेटिंग इज हेल्ड क्लोज टू ईयर हियर्स वन हियर्स अ फेंट हम द सेम फोक इज हेल्ड सच दैट एज इज टर्न इज इन कॉन्टैक्ट विद द टेबल सर्फेस देन वन हियर्स अ लाउड साउंड. देखिए क्वेश्चन ये है कि जब ट्यूनिंग फोक को एयर के पास रख करके एक बार उसको बीट करते हैं तो उसका साउंड बहुत ही धीमा आता है, लेकिन अगर उसी को टेबल के पास करते हैं तो हमें साउंड थोड़ा तेज सुनाई देता है. तो इसका रीज़न लिखना था. देखिए रीज़न क्या हो जाएगा, व्हेन द ट्यूनिंग फोक इज हेल्ड क्लोज टू द ईयर स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर इज डिस्टर्ब्ड. थोड़ा सा ही एयर का एरिया जो होता है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हमें फेंट साउंड सुनाई देता है, धीमा साउंड सुनाई देता है. लेकिन जब हैंडल जो होता है वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक का, उसको टेबल के अगेंस्ट लेकर के आते हैं तो वो टेबल टॉप के पार्टिकल्स को भी वो वाइब्रेट कराता है विद द फोर्स्ड वाइब्रेशंस. ठीक है. सो एज द टेबल टॉप का एरिया क्या होता है, लार्ज होता है, जिसकी वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर इज सेट इनटू वाइब्रेशंस देयर बाय प्रोड्यूसिंग अ लाउड साउंड. सो देखिए आपने इसका बेसिक रीज़न क्या हुआ कि लाउडनेस जो होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया. ठीक. तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा लाउड साउंड आएगी. सो एयर के पास कम रहता है एरिया, जिसकी वजह से कम साउंड आती है, और टेबल के पास सरफेस एरिया उसका इंक्रीज कर जाता है तो लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अ मैन स्टैंडिंग इन front of a vertical cliff fires a gun. He hears a echo after 3.5 seconds. On moving closer to the cliff by 84 meter, he hears the echo after 3 seconds. चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं. एक क्लिफ है, ठीक है. इस क्लिफ से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे एक मैन खड़ा है. इसको एक बार एको सुनाई देती है. वो कितने टाइम के बाद सुनाई देती है, इट इज़ 3.5 सेकेंड. फर्स्ट टाइम जब ये एको सुनाई देता है इसको तो 3.5 सेकेंड के बाद सुनाई देता है. फिर ये पर्सन क्या करता है, उस क्लिफ की तरफ जाता है, 84 मीटर आगे जाता है. अब इस समय जो इसको एको सुनाई देती है वो कितने टाइम के बाद सुनाई देती है, 3 सेकेंड्स के बाद. ठीक है. यहाँ पर इसको 3 सेकेंड के बाद एको सुनाई देती है. अब इसने क्वेश्चन हमसे ये पूछा है, इस पर्सन की इस क्लिफ से जो टोटल डिस्टेंस है हमें वो कैलकुलेट करना है. ठीक है. सो सपोज कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी x है, तो ये वाली डिस्टेंस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी x माइनस 84. ठीक है. चलिए, और हमें और कोई डेटा नहीं दिया हुआ है. ठीक है. चलिए देखिए, साउंड की जो स्पीड रहेगी वो तो सिमिलर रहेगी, साउंड की स्पीड तो नहीं चेंज होगी. सो हमारा जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू 2 इंटू डी बाई टी. एको वाले केस में डबल ऑफ द डिस्टेंस हो जाता है. ठीक है. सो पहले वाले केस में, केस नंबर 1 में हमारी डिस्टेंस कितनी है, x है, एंड टाइम इसको कितना लग रहा है, 3.5 सेकेंड. ये केस 1 हो गया. सेकेंड वाले केस में क्या होगा, जब हम v2 स्पीड निकालेंगे तो इस वाले केस में हमारा 2 इंटू डिस्टेंस कितनी है, x माइनस 84 बाय टाइम कितना इसको लग रहा है, 3 सेकेंड. ठीक है.
अब सिंस पहले केस और दूसरे केस में हम लोग निकाल क्या रहे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं, और स्पीड जो होती है साउंड के ईयर में वो तो सेम रहने वाली है। सो दोनों इक्वेशंस को हम लोग इक्वल में रख के इक्वेट कर देंगे। सो ये हमारा बन गया 2 इंटू एक्स माइनस 84/3। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं तो ये बन जाएगा आपका, पहले थोड़ा सा डेसिमल कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5 7 ज़ा एंड ये 5 2 ज़ा, ये इधर जाएगा 6x, ये बन जाएगा 7x माइनस 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी 7 8 ज़ा 56 58। ठीक है, इसको इधर सेंड करेंगे, इसको इधर सेंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 588 इज इक्वल्स टू x, यानी कि इसकी क्लिफ से डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी 588 मीटर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, द डायग्राम बिलो शोज द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर एंड इट्स इनपुट एंड आउटपुट कनेक्शंस। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा स्टेट द मटेरियल, मटेरियल क्या हो जाएगा इसका, सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कॉपी एंड कंप्लीट द डायग्राम। देखिए अगर आप यहाँ पे इनपुट आउटपुट देख पा रहे हैं तो यहाँ इनपुट कितना है हमारा 220 वोल्ट और आउटपुट है 44 वोल्ट, यानी इनपुट से आउटपुट जाने में वोल्टेज डाउन हुआ है, डिक्रीज हुआ है, यानी ये कौन सा हमारा ट्रांसफॉर्मर हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, सो बस जब स्टेप डाउन होता है तो आपको इनपुट वाले टर्मिनल में कॉइलिंग ज़्यादा करनी है, यहाँ पे ज़्यादा कॉइलिंग्स कर दीजिए और यहाँ पे कम बना दीजिए, हो गया। ठीक है, क्योंकि ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप होता तो इसका ऑपोजिट बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं। अ सुपर कंडक्टर इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट ऑफर्स नो रेजिस्टेंस, मतलब एक सुपर कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा टू द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इट बिकम्स कोल्डर देन अ क्रिटिकल टेम्परेचर, जब ये बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया जाता है अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से भी नीचे, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा बिलो मतलब बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर पे वो कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करते हैं, बट ये प्रैक्टिकल नहीं होते क्योंकि जनरल लाइफ में इतना ज़्यादा टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय एन अप्लायंस रेटेड 110 वोल्ट 220 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में पावर गिवन है एंड वोल्टेज गिवन है, हमसे करंट पूछा है, तो सिंपल हमारा रिलेशन लग जाएगा, P इज इक्वल्स टू वी आई होता है तो I इज इक्वल्स टू P बाय V लगेगा। पावर कितनी है 110 एंड वोल्टेज हमारा कितना है 220, कैंसिल करेंगे 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेम अ सब्सटेंस हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो वो सब्सटेंस हो जाएगा आपका सिलिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें हमें ईएमएफ दिया हुआ है सेल का, करंट निकालना है हमको थ्रू 3 ओम रेजिस्टर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हमें करंट दिया है, यहाँ पे आई की वैल्यू दी है, और अगर इस टर्मिनल के अक्रॉस हमें वोल्टेज डिफरेंस यानी वी मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अक्रॉस वी निकाल ले रहे हैं, वी निकालने के लिए देखिए हमें आई तो गिवन है बट आर नहीं गिवन है, तो आर कैसे निकलेगा, देखिए दोनों रेजिस्टेंस क्या है आपके पैरेलल में है, तो पैरेलल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/1.5, डेसिमल हटाया कैंसिल किया, ये हो गया हमारा 2/3, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 3 1 + 2 दैट मीन्स 3/3, यानी कि ये हो गया हमारा 1 ओम। ठीक है, तो इस वाले टर्मिनल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है हमारा 1 ओम, यहाँ का रेजिस्टेंस 1 ओम है, करंट आई है, तो V हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ आई आर से, I कितना है 0.3 एंड रेजिस्टेंस इज 1, सो वोल्टेज डिफरेंस हमारा आ गया 0.3 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है, 0.3 वोल्ट आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 3 ओम के अक्रॉस आपको निकालनी है करंट निकालनी है, तो देखिए करंट निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा I इज इक्वल्स टू V बाय R। ठीक, voltage difference अभी we have to calculate it, that we have calculated it 0.3 volts, okay, and resistance is क्वेश्चन में given है हमें कितना 3 ओम, सो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
1/10 यानी कि 0.1 एम्पियर। ठीक है, सो हमारे पहले वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा 0.1 एम्पियर। सेकेंड वाला पार्ट है द इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस आर निकालने का फॉर्मूला ईएमएफ इज इक्वल्स टू होता है आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, इसके लिए पहले हमें पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल निकालेंगे। एक्सटर्नल में हम लोगों ने ये वाले पार्ट का निकाल दिया था, ये आया था 1 ओम, और ये 1 ओम इस 4 ओम के साथ क्या है, सीरीज में है। तो 1 ओम प्लस 4 ओम यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 ओम, यानी कैपिटल आर की वैल्यू हो गई 5 ओम। ईएमएफ की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी, ईएमएफ वाज 1.8, ईएमएफ की जगह रख दिया हमने 1.8। करंट हमें कितनी गिवन है इसमें, करंट इज 0.3 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस हमारा कितना आया था, रेजिस्टेंस इज 5 ओम। ठीक है, हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया था, इंटरनल निकालना है। चलिए कैलकुलेट कर देंगे। तो 0.3 इसके नीचे गया डिवाइड में, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 3 6 18, 6 इज इक्वल्स टू 5 प्लस आर, 5 इधर जाएगा यानी स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1 ओम। सो सेकेंड वाले पार्ट का हमारा आंसर हो गया 1 ओम। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। देखिए हीट कैपेसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने के लिए जितनी भी हीट हम उसमें सप्लाई करते हैं वो होती है हमारी हीट कैपेसिटी। इसका सिंबल होता है आपका सी डैश। ठीक है, एंड द एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए सी डैश इज इक्वल्स टू होता है क्यू बाय डेल्टा टी। तो ये इसका एसआई यूनिट बन जाएगी जूल पर केल्विन। ठीक है, सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा जूल पर केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। देखिए तो फॉर्मूला आपको लिखना था, क्या हो जाएगा सी इज इक्वल्स टू सी डैश बाय एम, वेयर सी डैश इज heat capacity and small c is specific heat capacity and m is the mass of the substance. Next, the diagram below shows the change of phase of a substance on a temperature versus time graph. ये वाला आपका ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है why is the slope of CD less than slope of AB. CD वाला स्लोप जो है वो AB वाले स्लोप से कम क्यों है, इसने ये रीजन पूछा है। देखिए in the part CD the rate of rise in temperature is slow. CD वाले में जो टेम्परेचर राइज का जो रेट है वो क्या है आपका स्लो है। As the substance in this phase has high specific heat capacity, मतलब जो भी मेरे पास यहाँ पे सब्सटेंस है उसकी इस वाले पर्टिकुलर रेंज में क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी हाई है। सो इसी वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर हो रहा है वो धीमे धीमे बढ़ रहा है। While temperature rises rapidly in part AB, but AB वाले पार्ट में क्या है, जो टेम्परेचर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, as the substance has lower specific heat capacity, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है इसीलिए ये तेज़ी से राइज कर रहा है। बट CD वाले पार्ट में क्या है कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा हो जा रही है, तो इस वजह से ये धीरे धीरे राइज कर रहा है। ठीक है, ये इसका रीज़न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होगा आपका हो जाएगा T2 एंड जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हो जाएगा आपका T1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 60 ग्राम is dropped into 140 gram of water at 50 degrees Celsius. Calculate the final temperature of water when all the ice has melted. ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझिए
कि एक जार में कुछ वाटर रखा था। वाटर कितना था हमारा, 140 ग्राम वाटर था एट द टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर का मास था 140 ग्राम, टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या किया हमने, कुछ आइस डाल दी। आइस कितनी डाली हमने, 60 ग्राम आइस डाली है। और उनका टेम्परेचर देखिए गिवन नहीं है, तो आइस को हम लोग लेट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अजम्पशन हम लोग यही करते हैं कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी। सो हमें फाइनल टेम्परेचर जब इन दोनों को मिलाएंगे तो कुछ पूरे सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा और कुछ फाइनल टेम्परेचर बन जाएगा। हमें वही फाइनल टेम्परेचर टी को कैलकुलेट करना है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है और लेटेंट हीट दी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स लगने वाला है कि हीट लॉस्ट बाय कोल्ड बॉडी, heat lost by hot body is equals to heat lost heat gained by cold body। ठीक है, सो देखिए इसमें हमारी आइस और वाटर के कंपैरिजन में वाटर हमारी वाटर बॉडी है, सो उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा mc डेल्टा टी। बट आइस वाले केस में क्या होगा, पहले पूरी की पूरी आइस मेल्ट होगी, देन उसका टेम्परेचर राइज करेगा, तो पहले मेल्ट होगी तो ml लगेगा, यानी कि पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जाएगी, वाटर बनेगी और फिर उसका टेम्परेचर राइज करेगा, तो यहाँ पे लगेगा mc डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 एंड 2। ठीक है, देखिए अब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इस साइड। वाटर का मास कितना है हमारा 140, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर गिवन है हमें कितना 4.2, एंड टेम्परेचर जो चेंज होगा वो 50 डिग्री सेल्सियस से कुछ लेस होगा, तो हम क्या लिखेंगे 50 फाइनल टेम्परेचर सपोज टी है इज इक्वल्स टू m2, यहाँ कॉमन ले सकते हैं, m2 कॉमन लीजिए तो ये बन जाएगा L प्लस C2 डेल्टा T2। So mass of ice is 60 grams into latent heat of ice is 336 plus specific heat capacity of water is 4.2 and जो temperature में changes आएगी that is T minus 0। ठीक है, so अब इसको solve कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ cancel हो रहा है, हाँ यहाँ से 0 से 0 cancel, 14 को cancel किया 7 टाइम्स, ये हो गया 3 टाइम्स, 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा 1.4 टाइम्स। ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 9.8 इंटू 50 माइनस टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 336 प्लस 4.2 टी। ठीक है, ये बन जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 इंटू 50, 9.8 इंटू 50 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4900, यानी कि 490 माइनस 9.8 टी इज इक्वल्स टू 336 प्लस 4.2 टी। ठीक है, टी और टी एक साइड रख लेते हैं, नंबर्स एक साइड, तो 490 माइनस 336 इज इक्वल्स टू 4.2 टी प्लस 9.8 टी। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे ऐड करेंगे 0 कैरी 1 9 10 14। ठीक है, देन सब्ट्रैक्ट डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा 11। ठीक है, सो फाइनल जो टेम्परेचर होगा वो बनेगा हमारा 11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अ डीसी मोटर। डीसी मोटर का हमें डायग्राम बनाना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड आपके 2 पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एक आर्मेचर बनानी होगी और इसका कनेक्शन
स्प्लिट रिंग से कर दीजिए। यहाँ पे आपको ब्रश बनाना पड़ेगा। दीज आर कार्बन ब्रशेस जिसपे स्लाइड होके आपकी, देन यहाँ पे आपको एक बैटरी लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें सबकी लेबलिंग करनी है। सो दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स and this is your armature. These are split rings. And these are carbon brushes, and this is your battery. ठीक है, इसका लेबलिंग कर दीजिए नेम से ABCD and carbon brushes are B1 B2 and split rings are S1 S2. ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, दिस इज योर प्रॉपर फाइनल डायग्राम। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक्सेल लगाना है जिसपे आपका कोई भी जो भी मिक्सर वगैरह है वो आपका रोटेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी वन यूज ऑफ अ डीसी मोटर। डीसी मोटर का काम क्या होता है, देखिए ये आपकी बैटरी की जो एनर्जी होती है उसका इस्तेमाल करता है और उसको कन्वर्ट करता है किसमें, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, सो सेल या बैटरी से जो भी हम उसको कनेक्शन जोड़ते हैं, जो भी हम उसको करंट प्रोवाइड करते हैं, उसको वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। सो इसका एक यूज़ क्या हो जाएगा, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। सो ये मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। देखिए न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या होता है कि दिस इज द प्रोसेस इन विच द न्यूक्लियस ऑफ एटम कन्वर्ट्स इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। इसमें एक हैवी न्यूक्लियस होता है जो छोटे छोटे न्यूक्लियाइज में ब्रेक होता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस इन विच स्मॉलर न्यूक्लियाई जॉइन टू फॉर्म अ हेवियर वंस। मतलब आपके दो छोटे न्यूक्लियाइज जो होते हैं आपस में फ्यूज होते हैं और इससे एक हेवी न्यूक्लियस बनता है। नेक्स्ट इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन डज नॉट अकर, नेचुरली नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ फ्यूजन रिएक्शन इज फाउंड इन द सन, ये सन में पाया जाता है। नेक्स्ट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब, आपका हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स इन दिस प्रोसेस, अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड इन दिस प्रोसेस। देखिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। कितनी देनी पड़ती है, अप्रॉक्स 10⁻⁷ केल्विन एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी होती है, तब जाके ये स्टार्ट होती है। और इसमें हमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इस प्रोसेस में रिलीज इसमें भी होती है, इनफैक्ट इससे ज़्यादा ही होती है, बट इसमें स्टार्ट करने के लिए इस प्रोसेस में हमको काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या था, स्टेट वन सेफ्टी प्रिकॉशन इज द इन द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग इसमें कि इसको करते टाइम, मतलब जब भी हम न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करें तो उस समय हमको वी शुड वेयर लेड एप्रन एंड लेड ग्लव्स। सो इनको डिस्पोज करते टाइम हमको लेड से बने हुए एप्रन और ग्लव्स वेयर करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एटॉमिक न्यूक्लियस ए इज कंपोज्ड ऑफ 84 प्रोटॉन्स एंड 128 न्यूट्रॉन्स। देखिए सो दैट मीन्स इसका जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो होगा 84, और जो मास नंबर हो जाएगा वो इन दोनों का सम, दैट मीन्स 84 प्लस 128 यानी कि 2 10 11 एंड 212। ठीक है, सो इसका मास नंबर बन जाएगा हमारा 212। The nucleus A emits an alpha particle and is transformed into a nucleus B. ओके, ये न्यूक्लियस हमारा बन जा रहा है न्यूक्लियस B, और इसने क्या एमिट किया है, एक अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का एटम होता है,
2He4 वाला, ठीक है। सो जब भी एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर में से वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 एंड मास नंबर में से वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 4। सो ये बन जाएगा हमारा आंसर। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बी? सो बी का कंपोजिशन आपको बताना है कि इट हैज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसके पास, 82 प्रोटॉन्स, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। सो आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो कितने हो जाएंगे, 6 एंड 12, 126 आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस बी एमिट्स अ बीटा पार्टिकल विच इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यूक्लियस सी। अब हमारा जो ये बी है विच इज 82 एंड 208, ये क्या कर रहा है, ये एक आपका सी न्यूक्लियस बना रहा है। कैसे? बाय एमिटिंग अ बीटा पार्टिकल, ठीक है। सो जब भी बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो उसमें हमको एटॉमिक नंबर में 1 ऐड कर देना होता है, तो इट विल बिकम 83 एंड दिस विल बिकम 208। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें क्या था, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस ए। तो मास नंबर अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया था 212। नेक्स्ट, डज द कॉम्पोजिशन ऑफ सी चेंजेस इफ इट एमिट्स गामा रेडिएशन। अगर ये गामा रेडिएशन करेगा तो क्या सी का कॉम्पोजिशन चेंज होगा? सो इसका आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि गामा रेडिएशन करने से ना तो उसके मास में चेंज होता है ना ही उसके नंबर में चेंज होता है। ये वाला एक क्वेश्चन रह गया है, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सी। जब ये सी बना तो इसका कॉम्पोजिशन हमें लिखना है। तो सेम फिर से वही, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे इसके पास, 83, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके पास कितने हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5, 125, ठीक है। सो ये रहेगा हमारा सी का कॉम्पोजिशन। सो विद दिस ये हमारा रहा लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।